नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम है। मैंने कहा था पिछले एपिसोड में कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको अपनी वैदिक रिसर्च रिपोर्ट के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जो हमने आयुष मंत्रालय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ में भेजी है। इसमें हम वायरस के कोविड-19 से मिलते जुलते लक्षणों का वर्णन राजक्षमा में पाया गया, जिसको हमने कैटेगराइज किया। इसके अलावा महर्षि चरक ने 20 प्रकार के कृमि का वर्णन किया है, मतलब 20 मेजर टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स उनका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन महर्षि चरक ने एक चीज जरूर कही है कि उन्होंने त्रिदोष को ही रोगों का मुख्य कारण माना है। वायरस और बैक्टीरिया इत्यादि सूक्ष्म जीव, इनकी डायरेक्ट चिकित्सा पर ध्यान न देकर त्रिदोष की चिकित्सा पर ध्यान दिया है, क्योंकि विशिएटेड दोष जो होते हैं उनकी चिकित्सा करने से वायरस और बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो जाते हैं। ऐसा हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है और रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। जैसे कि अगर कोई तालाब है, सारी मछलियों को मारना है, तो एक एक मछली को मारने से बेहतर है कि हम सारे तालाब को ही सुखा दें, तो सारी मछलियां अपने आप मर जाएंगी। आयुर्वेद में इसी सिद्धांत को सभी रोगों की मुख्य चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है और हजारों लाखों सालों से यह त्रिदोष सिद्धांत वैसे का वैसा ही रोगों को ठीक करने में सफल रूप से कारगर भी हो रहा है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चरक ने जो राजक्षमा रोग जो बताया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से किसी वायरस का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन विषमासंजन राजक्षमा में कुछ दूसरे ग्रंथों से ऐसे कॉजेज मिलते हैं कि ऐसे जीव जिनको नहीं खाना चाहिए, उनको जो खाते हैं तो उनको विषमासंजन राजक्षमा वाली डिजीज हो जाती है। तो जो हम राजक्षमा की बात कर रहे हैं, राजक्षमा रोग की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने ये पाया कि जो रेफरेंस सोर्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 वो जामा मैगजीन में पब्लिश हुआ है, वांग एट अल स्टडी। उसमें 138 हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स की जो स्टडी है ना, उसमें इन्होंने ये पाया कि साइन एंड सिम्टम ऑफ कोविड-19 में जो पहली स्टेज में फीवर, कफ एंड मेलजिया होता है। तो जो फीवर, कफ और मेलजिया है, तो राजक्षमा में जो हमने देखा, तो पहली स्टेज में ज्वर, फीवर मतलब ज्वर, कास मतलब कफ एंड अंश प्रदेश, पार्श्व स्थूल, हाथ पैर में दर्द, वो मेलजिया, ये तीनों लक्षण हमें मिलते जुलते लगे। स्टेज 2 जब हमने देखी, तो स्टेज 2 में हमने पाया तो फीवर और ज्वर एक जैसे पाए गए, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो काश जैसे मिले, फैटिग, पार्श्वशूल, हेडेक, शिरशूल, एनोरेक्सिया, अरुचि, डायरिया, मलभिद, ये षड रूप ऑफ राजक्षमा, ये लक्षण हमें मिले। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 जो 3rd स्टेज है, जिसमें पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो जाता है और डेथ भी हो जा रही है सही चिकित्सा न मिल पाने के कारण। बहुत कम ही लोग ऐसे रिकवर हो पा रहे हैं, क्योंकि आईसीयू एंड ऑल सारा कुछ उसमें, और फिर अच्छी सी चिकित्सा भी अभी नहीं है इसकी विश्व के पास। तो यहाँ पर राजक्षमा में जो एकादश रूप ऑफ राजक्षमा है, उसके सारे लक्षण 3rd स्टेज से मिलते हैं। यहाँ पर ड्राई कफ, कास, फैटिग, अंशताप, कंधों में ताप पीड़ा, फेरेंजेल्जिया, स्वरभेद, फीवर, ज्वर, मेलजिया, पार्श्वशूल, हेडेक, शिरोवेदना, वोमिटिंग, ब्लड वोमिटिंग, रक्तवमन, एक्सपेक्टोरेशन, नोजिया, कफ का आना, डिस्नोइया, डिजीनेस, श्वास, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कोष्ठा में अतिसार, एनोरेक्सिया, अरुचि। तो ये एकादश, मतलब ये जो 11 लक्षण हैं, वो स्टेज 3 में बिल्कुल हूबहू मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19
एज पर मॉडर्न एंड आयुर्वेदा, तो मॉडर्न में जो भी एंटीवायरल दवाइयाँ सब चला रहे हैं जिससे कुछ हद तक परिणाम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुल मिला के ये डर बैठा हुआ है और पूरी पूरी चिकित्सा अभी नहीं है किसी के पास भी। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया है तो उसमें जो राजचमा चिकित्सा है उसमें जो आहार बताया है, कफ वात नाशक आहार लेना चाहिए हमें, मतलब ऐसे आहार जो कफ और वात का नाश करे। नीम, काला तिल या तिल के लड्डू, घी, गर्म पानी पीना चाहिए भोजन के बाद घी पीना चाहिए। बकरी का दूध, मुनक्का, खजूर, हल्दी, लहसुन, शहद, गुड़, जौ प्लस गेहूं का मिक्स आटा मिलाकर खाना चाहिए। सौंठ और चावल के मंड का सेवन करना चाहिए। मसूर की दाल, सेंधा नमक, शाली, सस्टिक जो लाल चावल होता है, दालचीनी, इलायची, धनिया, जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी को 1 चम्मच घी और 2 चम्मच शहद प्लस 1 गिलास दूध के साथ नित्य शाम को खाली पेट खाने से 2 घंटे पहले सेवन करना चाहिए। मधुर अम्ल लवण जो मीठा, खट्टा और नमकीन वाले जो पदार्थ हैं उसके सेवन को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो वसंत ऋतु परिचर्या में भी आते हैं। उससे हम कफ को बढ़ाएंगे तो इन्फेक्शन के ज़्यादा नज़दीक आएंगे। और राजचमा में जो विहार जो बताया है हमें 2 टाइम्स ब्रशिंग, और ये जो है ये प्रिवेंशन के लिए भी है और क्यूरेटिव के लिए भी है ना। लेकिन हम क्लेम नहीं करते हैं, जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं आती है तो हम क्लेम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि इससे हम क्यूरेटिव एस्पेक्ट में काम करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अभी हम प्रिवेंटिव मेजर ही देख रहे हैं। और जो हमने क्यूरेटिव एस्पेक्ट गवर्नमेंट को भेजा है उसके अप्रूवल आने के बाद फिर हम क्यूरेटिव मेजर पे गवर्नमेंट की सहायता से काम कर पाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन काम है कि अभी प्रिवेंटिव मेजर्स में हम अपने आप को क्वारंटाइन करके बचा सकें। और दूसरा बताया है विहार। विहार का मतलब होता है कि हमारी एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ में 2 टाइम्स ब्रशिंग, 2 टाइम ब्रश करना चाहिए हमें। दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से ऐसा बताया है कि त्रिदोष प्रकोप होता है ना, इसलिए त्रिदोष प्रकोप होने से बॉडी की इम्यूनिटी लॉस होती है। इम्यूनिटी लॉस होगी तो हम किसी भी इन्फेक्शन के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। 3rd वन, गर्म जल से कुल्ला करना और गर्म जल पीना है। ममीरा, काजल इत्यादि का अंजन लगाना है। गर्म जल से हाथ पैर धोना, स्नान करना अपने अपने देश के तापक्रम के अनुसार। व्यायाम, सूर्य नमस्कार करना है। और भोजन के बाद वज्रासन, ये हमें फॉलो करना है। प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी का अभ्यास करना है और अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही ये करना है। वसंत ऋतुचर्या का पालन करना है। दिन में नहीं सोना है, जो मैंने आपको पहले बताया। मीठा, खट्टा और नमकीन वाले पदार्थों का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। और विषादो रोग वर्धना नाम, अपने मन में भय, शोक, चिंता का भाव नहीं आने दें। टेरर क्रिएट नहीं होने देना है, उससे बॉडी की इम्यूनिटी लॉस होती है, कम होती है, रिड्यूस होती है और रोग फैलने की आशंका बढ़ जाती है। उसके बाद विहार में आता है यज्ञ चिकित्सा। यज्ञ फॉर स्टरलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद फ्यूमिगेशन ऑफ हर्ब्स। कपूर, नीम, गाय का गोबर का उपला, आम अथवा नीम की लकड़ी हवन सामग्री से अपने घर में नित्य हवन करना है। औषधि स्नान, आयुर्वेद में औषधि स्नान भी बताया है। डिकॉक्शन ऑफ हर्ब्स से वो बेस्ट वे फॉर सेंसिटाइज होल बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन एंड यूजफुल इन बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर। जो ठंडे प्रदेश हैं उनके लिए महर्षि चरक ने राजचमा चिकित्सा में क्या बोला है? श्वेत सरसों से साधित स्नान से जल करना है। वर्षा वाले देश प्रदेश के लिए जीवनी गण की औषधियों से साधित जल से स्नान करना है। और जो गर्मी देश वाले हैं, जो गर्म देश हैं, उनको सुगंधित द्रव्य जैसे कपूर, नीम, तुलसी आदि से सिद्ध जल से स्नान करना है।
उनका काढ़ा बनाकर। ऐसा करने पर होल बॉडी सेंसिटाइज होकर सेल्फ इम्यूनिटी बढ़कर रोग से बचाव एवं उपचार में एक आशाजनक मदद मिलेगी। और हमारे शास्त्र में औपसर्गिक रोग के बारे में बताया है। महर्षि सुश्रुत ने इन्फेक्शियस डिजीज के लिए बोला है कि सेल्फ क्वारंटाइन का सिद्धांत उन्होंने हजारों लाखों साल पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा है कि दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का संपर्क रहना, खाना, छूना, भोजन करना जो इन्फेक्टेड हो इत्यादि करने से ऐसे रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। समय समय पर हाथ पैर धोते रहना है। सुप्रक्षालित पाणिपादस्यम, वो चरक संहिता सूत्र स्थान 19 में, उस जमाने में दिस इज द फर्स्ट श्लोका एंड एडवाइजरी इन हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल साइंस, हाथ पैर धोना चाहिए। उसके बाद हमें धूपन कर्म, जो वैदिक मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है, नीम, कपूर, जौ आदि हवन सामग्री को भी हम यूज कर सकते हैं इसमें, वो धूपन कर्म हमें करना चाहिए और यज्ञ चिकित्सा भी फॉलो करना चाहिए। और ये एडवाइजरी हमने आपको बताई है। और आयुर्वेद में महर्षि चरक ने जनपदोध्वंस का भी बताया है। जनपदोध्वंस मतलब ऐसे डिजीज जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं और महामारी के तौर पर फैलते हैं। उसके लिए महर्षि चरक ने 4 कारण बताए हैं। उन 4 कारणों का जो मुख्य कारण है वो बताया है अधर्म, मतलब रॉन्ग डीड्स। जब महर्षि चरक ने ऐसा बोला है, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन वास्तव में यही सत्य है कि जब पाप कर्म बहुत बढ़ जाता है, इंसान अपनी लाइफस्टाइल में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में इतना बिजी हो जाता है कि सत्य असत्य इन सबको वो जज नहीं कर पाता, तो अधर्म बढ़ता है। तब प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए इन 4 कारणों से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब अधर्म बढ़ता है, रॉन्ग डीड्स बढ़ते हैं, तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। तो वायु, देश, काल और जल, इन 4 कारणों से कोई भी ऐसी महामारी फैलती है जिसको आयुर्वेद में भी पेंडेमिक डिजीज के रूप में वर्णन किया है, जिसको जनपदोध्वंस कहा जाता है। वायु, कोरोना वायरस स्प्रेड विथ ह्यूमन कांटेक्ट इन बिटवीन अप टू 6 फीट। तो ये जो कोरोना वायरस है वो 6 फीट या 1 मीटर, जिसको हम नॉर्मली अभी कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, तो ऐसे में फैल रहा है। सेकेंड वन है देश। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन देश से हुई है, तो चीन देश के कारण पूरे विश्व में ये रोग फैला, मतलब चीन देश उसका कारक बना, तो देश उसका एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। थर्ड वन इज काल। काल का मतलब होता है समय। आयुर्वेद में उसको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और नक्षत्रों की गणना से भी जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विमान स्थान में इसका वर्णन है कि प्राचीन काल में नक्षत्रों की गणना के आधार पर विद्वान वैद्य पहले ही समझ जाते थे कि महामारी आने वाली है, और वो उसी हिसाब से अपने काम की जड़ी बूटियां और अन्य औषधियों को पहले से ही संग्रह कर लेते थे और लोगों को खिलाते थे, ताकि वो महामारी आने पर ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड ना हो और इम्यूनिटी बढ़ी रहे। वही हम प्रयास कर रहे हैं अपनी इस स्पीच के माध्यम से कि आप सब भी अपनी किचन रेमेडी से इतने इम्यून हो जाएं जिससे कि आपको इस बीमारी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। अगर हम इस बार भारत के मौसम की बात करें तो हमें विकृत काल देखने को मिला। आयुर्वेद में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो विश्व के किसी भी चिकित्सा शास्त्र में देखने को नहीं मिलता है। आपने एनालिसिस किया होगा कि मार्च में अभी भी वर्षा हो रही थी, अभी मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला आया है, लेकिन बीच बीच में बारिश हो जा रही। आयुर्वेद एवं ज्योतिष शास्त्र में इसके आधार पर रोग संक्रमण और विपत्ति का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ये बिन मौसम बरसात जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, तो ये अच्छा सूचक नहीं माना जाता है नक्षत्रिक गणना से। और हम ज्योतिष की बात करें तो अभी सूर्य ग्रहण के बाद से ये बढ़ा, और यहाँ पर जो ज्योतिषीय विश्लेषण है हमने यहाँ पर देखा है, ज्योतिषीय विश्लेषण में हमने वैदिक ज्योतिषीय विश्लेषण किया है, तो उस पे हमने ये पाया है कि
जो 2019 का जो पंचांग था, विक्रम संवत 2076, उसमें पहले ही ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि इस वर्ष में एक विषाणु का प्रकोप होगा, विश्व में महामारी बनकर फैलेगा। और हमने 2077 मतलब 2020 का हिमालयन पंचांग, नेपाल का विक्रम संवत देखा, और जिसमें प्रमादी संवत्सर चल रहा है, उसमें भी हमने देखा, उसमें भी ऐसे कुछ संकेत बताए हैं कि पूरे देश एवं विश्व में आर्थिक मंदी होगी, जिससे रोजगार इत्यादि कमी आएगी, सामान्य जन मानस में रोग एवं शोक का प्रभाव होगा। तो हमने ये पाया कि ये जो ज्योतिष जो बता रहा है, ये अपने हिसाब से एक एनालिसिस कर रहा है, और ये सारे पंचांग जो हैं वो 2020 का जो पंचांग है, इस बार के चैत्र का 2077 का, वो 3-4 महीने पहले ही छप गया है, जब ये आर्थिक मंदी की संभावना हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, लेकिन भविष्यवाणी में पहले ही ऐसा कह दिया गया है, जो अपने आप में बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला है। इसमें यह भी बोला है कि वैश्विक ग्रह शांति के उपाय की सहमति की बहुत आवश्यक है किसी अच्छे ज्योतिषी से, और इस तरह का हमने एनालिसिस किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, और आयुर्वेद की जो भी डायग्नोसिस है, वो बहुत ही सटीक होती है, और हर प्रकार के रोगों को दूर करने में प्राचीन काल से सक्षम है, क्योंकि पुराने ज़माने में आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा थी जो विश्व में थी, और पहले भी रोग होते थे और वो ठीक होते थे। और सबसे अच्छी बात, महर्षि चरक ने ये वर्णन किया है कि इस किताब में जो मैं लिख रहा हूँ, इस ग्रंथ में जो मैंने वर्णन किया है, इसके बाहर ना कुछ था, ना है, और ना वो होगा। जो चरक में है वो सब जगह है, और जो चरक में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। ऐसा चिकित्सा के सिद्धांत उन्होंने दिए हुए हैं, और वास्तव में अगर हम देखें, एनालिसिस करें, तो चरक संहिता से लगभग 350 प्रकार की पैथियों का उद्भव हुआ है। और ये जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, जब इतने सारे लक्षण हमें सिमिलर देखने को मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से चिकित्सा भी सिमिलर होगी। और वैसे भी मॉडर्न साइंस में अब देखा जाए एलोपैथी में, तो कोरोना वायरस के लिए रेट्रोवायरल थेरेपी दे रहे हैं, और हम भी राजअक्षमा को HIV मान के, राजअक्षमा को TB मान के, हम भी उसी हिसाब से चिकित्सा देते आए हैं। और राजअक्षमा एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, और एक स्टेज में इन्फेक्शियस भी है, ऐसा विषमासन में बताया हुआ है कई जगह, तो जनपद ध्वन से कोरिलेट करके। तो अगर हम इस चिकित्सा को फॉलो करते हैं गवर्नमेंट की परमिशन के बाद से, तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के ऑर्डर का वेट करें, ताकि वो आयुर्वेद चिकित्सकों को ऑर्डर दे, और हम सब मिलकर कि कोविड-19 की चिकित्सा अच्छे से कर पाएं। और जैसे चीन ने आयुर्वेद, TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी आयुर्वेद ही है, क्योंकि पुराने ज़माने में बोधिवर्मन वहाँ गए थे, और वहाँ से वहाँ पे उन्होंने सारा कुछ अपना ज्ञान दिया था। चीन में एक बार महामारी फैली थी, तो बोधिवर्मन को आज भी इंडियन गॉड नाम से माना जाता है। तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन जो डेवलप हुआ है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से ही डेवलप हुआ है। तो जब चीन अपने आप को आयुर्वेद से ठीक कर सकता है, तो हम हमारी जो धरा है भारत भूमि, वो आयुर्वेद की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो हम भी आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं। अभी तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स देखना है, और इस वीडियो में मैंने जो भी कहा है आपसे, वो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरी एक शोध रिपोर्ट है, और हमने गवर्नमेंट को भेजी है, और गवर्नमेंट के ऑर्डर आने के बाद हम इस पर उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा काम होगा। और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट की एडवाइजरी जो हमने बताई है, वो फॉलो करी जा सकती हैं।
जो निश्चित रूप से लाभकर होंगी। आयुष मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी है वो भी इसी तरह की ही है। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम है। मैंने कहा था पिछले एपिसोड में कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको अपनी वैदिक